पहले आपके जो सवाल है ज्योतिष से रिलेटेड उनको देखने की कोशिश करते हैं। जनरली हमारे ह्यूमन नेचर होता है कि विदाउट नोइंग एनीथिंग वी ट्राई टू टेल एवरीथिंग और वी गिव्स द ओपिनियन दैट वी गो इन द डीप लेवल ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड without understanding or knowing that subject we try to tell everything about that or we try to pretend that we know everything about that subject। तो इसलिए ज़्यादा करके आपके जो सवाल है वो सवाल उत्पन्न हुए हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष की व्याख्या क्या है, ज्योतिष की रचना किस लिए की गई है और ज्योतिष के क्या क्या अंग होते हैं या कंपोनेंट्स हैं। तो पहले ज्योतिष शास्त्र, जिसको हम कुंडली शास्त्र कहते हैं, कोई लोग होरा शास्त्र कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी उसको कहा गया है, तो अलग अलग उसके नाम हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की व्याख्या क्या है और ज्योतिष की रचना क्यों की गई। तो इसमें एक बात अहम बात है कि जो रचना है ज्योतिष की, तो द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ज्योतिष इज to give the highest level of intellectual or we can say the highest level of maturity so that we can understand what is the system and how this system is operating और हमारा जीवन जो है वो किस प्रकार से चल रहा है ये समझने के लिए ज्योतिष की रचना हुई थी। और फिर सेकंड अल्टीमेट पर्पज ऑफ ज्योतिष इज ज्योतिष वेदानाम चक्षु। ये जो पार्ट है ज्योतिष वेदों के आंखें कही गई है, मतलब वेदों का यदि आपको अध्ययन करना हो या वेदों की वो डीप बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल लेवल का जो नॉलेज है उसको यदि समझना हो तो ज्योतिष का ज्ञान आपको होना अतिशय आवश्यक है। विदाउट ज्योतिष का ज्ञान लिए आप वेदों को समझ नहीं सकोगे, क्योंकि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है दैट नॉलेज इज कॉल्ड एज इटर्नल नॉलेज, डिवाइन नॉलेज जो होता है, और वो हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड के परे होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता है। तो उसको समझने के लिए आपने यदि ज्योतिष का यदि आपने अच्छे से अध्ययन किया तो उसको समझने में आपको अच्छा खासी मदद होती है। तो पहले हम देखते हैं ज्योतिष मतलब क्या। तो ज्योतिष में 3 वर्ड होते हैं, ज, य, अ और त करके, श करके। तो ज्योति एक कॉमन वर्ड है हमारी हिंदी में, आप सबको पता है कि ज्योति का मीनिंग क्या होता है। तो जनरली फ्लेम को हम ज्योति कहते हैं, दीपक की जो फ्लेम होती है उसको ज्योति कहते हैं, सूरज को ज्योति कहा गया है। लेकिन शास्त्रों का आधार लिए और शास्त्रों से हम जानने की कोशिश करें तो ज्योति का मतलब होता है जो शास्त्रों ने कहा है, पूरे शास्त्र जिससे भरे पड़े हैं वो है आत्मन, और उसको ब्रह्म भी कहा गया है। तो ज्योति इज रिलेटेड टू द आत्मन, the journey of our Atman that is called as ज्योतिष। हमारे जो आत्मा की जो ब्रह्म की जो जर्नी है, जो बहुत से बर्थ लेके वो चलते जा रहा है, एक पर्टिकुलर बर्थ में उसका जो एजेंडा था वो कंप्लीट होने के बाद में दूसरे बर्थ में आता है, दूसरे बर्थ का एजेंडा होता है उसका, वो एजेंडा को हासिल करने के लिए उसके आजू बाजू में उससे उसकी रिलेशन में और जो मटेरियल्स भौतिक दैविक जो कुछ कंपोनेंट्स आते हैं तो उसके साथ उसकी डीलिंग किस प्रकार से होगी और वो अपना एजेंडा किस प्रकार से कंप्लीट करेगा। ये जो उसका जो जर्नी है, तो वो जर्नी जानने का जो शास्त्र है उसको कहा गया है ज्योतिष। तो ज्योतिष से एक बात क्लियर हो गई आपको कि इट इज साइंस विच गिव्स द डिस्क्रिप्शन अबाउट द जर्नी ऑफ अवर आत्मन, दैट इज कॉल्ड एज ज्योतिष, वन पार्ट। सेकंड पार्ट हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो जर्नी है, अभी रीइंकारनेशन जो हमारा जो मूलभूत आधार होता है हर कोई सभ्यता या हर कोई रिलीजन का, तो जो वेरिएशंस हम देखते हैं सोसाइटी में, जो डिफरेंसेस देखते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोगों को बिना स्ट्रगल किए बहुत कुछ मिल जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस है वो जानने की यदि हम कोशिश करें तो शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में हमें लगता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ड्यू टू द सराउंडिंग, इम्पैक्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर,
उसके वजह से इस प्रकार से चेंजेस वो इंसान में वो आदमी में आए। फिर डीपर लेवल पे जाने के बाद में हमें पता चलता है कि पेरेंट्स फैमिली बैकग्राउंड के वजह से उस प्रकार से उसकी जो मानसिकता बनी है, या उसकी डीप लेवल पे हम जाए तो हमें लगता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बाय बर्थ उनको कुछ तो भी मिलता है और इसके वजह से जो वेरिएशन आते हैं वो होते हैं। और इसके डीपर लेवल पे, इनविजिबल लेवल पे जब हम जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो डिफरेंसेस है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि जो नेचर है उसमें कोई एक्सीडेंट या कोइंसिडेंस हम जिसको कहते हैं वो होता नहीं है। नेचर में सब चीज़ें एक, ये जो कंप्लीट सिस्टम यदि हम इसको देखें तो वो कंप्लीट सिस्टम में कोइंसिडेंस और एक्सीडेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो कुछ भी होता है वो एक वजह से होता है और उसके ट्रेसेस या उसके फुटप्रिंट्स हम कह सकते हैं, वो जानने के लिए ऐसी कुछ तो भी सिस्टम चाहिए कि वो मैनिपुलेट ना हो सके, वो उसको ह्यूमन मैनिपुलेट ना कर सके, उसको एनवायरनमेंट मैनिपुलेट ना कर सके और अदर जो फैक्टर्स है उसको मैनिपुलेट ना कर सके। तो ये ट्रेसेस और फुटप्रिंट जानने के लिए जो पूरा रचा गया है शास्त्र, वो ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न अंग है। ये इतना डीप है कि आपकी पूरी लाइफ गुजर जाएगी तो भी आपको जो मास्टरी चाहिए वो मास्टरी, यदि आप विजिबल चीज़ों में किताबें पढ़ के, योगों को पढ़ के उस पर मास्टरी करने की कोशिश करें तो उस पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो इनविजिबल पार्ट है ज्योतिष का, दैट बियॉन्ड आवर इंटेलेक्चुअल माइंड का जो पार्ट है, उसमें मास्टरी विदाउट गुरु के सपोर्ट से होना बहुत ही कठिन है। तो ज्योतिष के जो अलग अलग अंग है उसमें से प्रमुख अंग होता है कि ग्रह की स्थिति और उनका भ्रमण, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी सिस्टम, एस्ट्रोफिजिक्स हम उसको कह सकते हैं। तो ये प्लैनेट्स जो होते हैं वो प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट्स अपना अपना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके रोटेशन का फिक्स टाइम होता है और फिर इस प्रकार से वो रोटेशन और उनके पोजीशन के हिसाब से वो जो हमारे ज्योतिष में एक पार्ट होता है कुंडली करके, वो कुंडली में जो 12 भाव है उसमें वो सब प्लैनेट स्थित होते हैं। तो ये जो प्लैनेट है, ये जो पूरे ऊपर जो हमें दिख रहा है, जो हमें लग रहा है कि स्काई है, तो ये पूरा 360 डिग्री में डिवाइड यदि कर दिया जाए तो ये 360 डिग्री में 27 नक्षत्र करके आते हैं और वो हर नक्षत्र की अपनी अपनी पोजीशन है। ये नक्षत्र के अंदर में प्लैनेट स्थित है और राशियां स्थित है, जो भाव हम कहते हैं कुंडली में जो भाव होते हैं वो स्थित है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में प्लैनेट्स जो कि रिप्रेजेंट करता है अलग अलग चीजों को, जैसे कि हम यदि पहला प्लैनेट ले ले सन इज द इसेंस ऑफ लाइफ। तो सन जो है हमारा लाइफ फोर्स है, बॉडी का लाइफ फोर्स है और इम्यूनिटी सिस्टम्स है एक टर्म्स में हम फिजिकल बॉडी के हिसाब से यदि सोचे तो। दूसरा सोशल एस्पेक्ट में यदि सोचे तो जो किंग है या जो बॉस है या जो बड़ा व्यक्ति है जो रूल कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी कुंडली में रवि का जो स्थान है वो दर्शाता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है, लाइफ फोर्स आपके अंदर में कितना है और आपके रिलेशन जो है, जो बड़े व्यक्ति है समाज में उनके साथ रिलेशन किस प्रकार से होगा, जैसे कि गवर्नमेंट के साथ रिलेशन क्या होगी, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, ये शनि रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से चंद्रमा है, चंद्रमा जो होता है तो चंद्रमा जनरली इट इज रिलेटेड टू द इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस से रिलेशन उसका होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स जो बॉडी का है और उसमें जो एक्शंस या रिएक्शंस जो होती है उसको हम कहते हैं एंजाइम्स और इन डीपर मेडिकल लेवल उसको क्या हार्मोनल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस जो बॉडी के है उसका वो कारक है और वो बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से हमारा जो हम बोलते हैं आज मूड है, मूड नहीं है, जो हमारी जो स्थिति होती है मानसिक स्थिति उसका वो कारक है। और उसी प्रकार से समाज में यदि देखा जाए तो चंद्रमा जो हमारी माताएं हैं तो उनका भी कारक कहा गया है। फिर आता है बुध ग्रह, हमारी जो पूरी फिजिकल बॉडी है
that is nothing but a very wide web of the nervous system. तो जो नर्वस सिस्टम्स है और जो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो वो जो नर्वस सिस्टम्स हमारे बॉडी को जो स्पर्श करने के बाद में, देखने के बाद में, सुनने के बाद में, बोलने के बाद में, सूंघने के बाद में, ये जो हमारे जो स्टिमुली है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो कैरी करता है पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन को देता है, ब्रेन उसके ऊपर एनालिसिस करके फिर हमारे मुंह से शब्द के रूप में वो बाहर आता है। तो उसका कारक भूत को कहा गया है, इसको प्रिंस भी कहते हैं। और जो उद्योग के लिए जो हम कहेंगे उसको कि उद्योगशील जो अपना दिमाग होता है उसका वो कारक कहा गया है। फिर शुक्र ग्रह है तो वेनस इज रिप्रेजेंट द ब्यूटी कहा जाए तो अलग अलग प्रकार की ब्यूटी है। इट इज़ अ वेरिएबल, ब्यूटी इज़ वेरिएबल, हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है ब्यूटी की। तो जो फिजिकल ब्यूटी है उसका वो कारक है। बाद में जो मटेरियल्स है, जो प्लेजर्स हम कह सकते हैं कि रहन सहन, कपड़े, हमारे पास जो गैजेट्स है, जो टू व्हीलर्स या फिर हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स है, हमारा रहने का घर, ये सब चीज़ें शुक्र के अंदर में आते हैं। और वो एक मटेरियल की डिज़ायर, मटेरियल्स की जो फुलफिलमेंट है उसका वो रिप्रेजेंट वो करता है। फिर आता है मंगल ग्रह, जो कि हमारे बॉडी में जो हीट होती है उसके आधार पे ही पूरी बॉडी जो है एक्टिवेट होती है। और वो जो हीट के वजह से जिस प्रकार से मानसिक लेवल पे कुछ करने के लिए हमें करेज चाहिए, डेयरिंग चाहिए, तो उसका वो रिप्रेजेंटेशंस है। तो मंगल उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ में जो फील्ड है जिसमें ब्रेवरी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, डेयरिंग चाहिए, तो और जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऐसे चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है मंगल ग्रह। फिर आता है गुरु बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को। बिना ज्ञान कुछ नहीं हो सकता, और ज्ञान ही परमोच्च जो गोल है जीवन का, वो ज्ञान ही है। ज्ञान के आधार पे ही हम आगे बढ़ते हैं और ज्ञान के आधार पे ही हमारा पूरा जो सिस्टम्स है वो चलता है। तो जो ज्ञान है, तो ज्ञान भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो जो अभी आपके एज के हिसाब से आपको जो ज्ञान मिला है, आपके एक्सपीरियंस, एज और आपके नॉलेज के आधार पे आपने जो ज्ञान लिया है वो एक प्रकार का ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान होता है सनातन ज्ञान, जो कि आपके जर्नी के अंदर में आपने जो जो एक्सपीरियंस लिए है, आपने जो जो एजेंडा कंप्लीट किया है कि नहीं, तो वो एजेंडा के साथ में आपको जो नॉलेज मिला वो नॉलेज वो आपको देता है। और बृहस्पति ये ज्ञान का कारक कहा गया है। बॉडी में यदि देखे है तो बॉडी में यदि हम देखें तो बॉडी में जो फैट्स पार्ट है, फैट, वो उसका रिप्रेजेंटेशन गुरु ग्रह करता है। और सोसाइटी में जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स है, जो नॉलेजेबल पर्सन्स विद फुल ऑफ विजडम जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। शनि ग्रह आता है। फिर शनि ग्रह एक बड़ा ही दिलचस्प ग्रह है और हर कोई उसको जानता है साढ़े साथी की वजह से। तो शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्शन और हमारे जो रिएक्शंस है, हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं, और हमारा जो इंटेंशंस है, जो हम कर्म करते आ रहे हैं, तो वो कर्म का जो लेखा जोखा है उसको वो लेखा जोखा शनि के पास में होता है। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे उस प्रकार से हमें वो फल देता है। यदि हमारे अच्छे कर्म रहे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे। तो इट इज व्हाट एवर द लॉ ऑफ नेचर जो हमें पता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये सब शनि रिप्रेजेंट करता है। हमारे कर्म के आधार पे ही हमें वो फल देता है। बहुत बार आपके मन में सवाल आता है कि एक एक्स व्यक्ति वो तो बहुत बुरे कर्म करता है, तो भी उसके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, और उसने बहुत सारे बुरे कर्म करने के बाद में भी वो उसकी प्रोग्रेस हो रही है। और मैंने तो कभी किसी को दुखाया नहीं, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये जो हम जो देखते हैं वो हम इस बर्थ का हम उसको देख रहे हैं। तो पिछला जो रिकॉर्ड्स है हमारा, वो रिकॉर्ड्स के आधार में
उसको संचित कर्म कहा गया है। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और जो चलायमान, जो आगम, आगे आने वाला उसका एक्शन रिएक्शन जो है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर जो नोड्स है, यदि क्रॉस किया जाए 60 डिग्री को तो दो नोड्स आते हैं, उसको कहते हैं राहु और केतु। वेरी पावरफुल नोड्स है वो, उसको प्लैनेट्स में ही गणना की जाती है उसको। तो राहु रिप्रेजेंट द माइंड, इट इज सिमिलर टू द शनि। एंड हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है, जो चाहत है, जो डिजायर है, टू फुलफिल द डिजायर एनी हाउ, ये जो हमारा इंटेंशंस होता है, ये जो मोटिव्स होता है, उसका वो कारक ग्रह कहा गया है। केतु इज इक्विवेलेंट टू मंगल कहा गया है। इसको इक्विवेलेंट टू बृहस्पति भी कहा गया है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर में जो रिलीजियस पार्ट होता है हमारे बिहेवियर का, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। वो मटेरियल को हटा देता है, क्योंकि बिना वैराग्य के आध्यात्मिक जो प्रगति होती है हमारी, वो हो नहीं सकती। इसलिए उसको, जो मटेरियल चीजों को साइड में हटा के, वो हमें आध्यात्मिक लेवल पे आगे जाने के लिए जो मदद करता है। और जो सोसाइटी में देखा जाए तो ब्लैक डॉग जो है, इन द टर्म्स ऑफ एनिमल प्लैनेट्स देखा जाए तो केतु उसका रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से जो ग्रह है वो अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से 12 राशियां कही गई है। पहली मेष राशि आती है, फिर वृषभ आती है, फिर मिथुन राशि, कर्क राशि आती है, सिंह राशि आती है, सिंह के बाद में कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये जो 12 राशियां है, ये पूरे 360 डिग्री में यदि उनको डिवाइड किए तो हर 30 डिग्री में एक एक राशि स्थित है। तो ये 12 राशियों के भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग। मेष जैसे कि लिया जाए, मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि है, मंगल उसका कारक है। वृषभ राशि का कारक ग्रह शुक्र कहा गया है, लेकिन वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तीसरी मिथुन राशि, मिथुन राशि का कारक ग्रह बुध है और वो वायु तत्व की राशि है। चौथी है जो कर्क राशि, जो कि जल तत्व की राशि है और चंद्रमा उसका कारक ग्रह कहा गया है। तो इस प्रकार से हर राशि जो तत्व है हमारे, जैसे कि पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व आता है, उसके बाद में वायु तत्व और आकाश तत्व, ये सब तत्वों से बना, इनका जो तत्वों का जो आपस में एक्शन इंटरेक्शन जो होता है, जो रिएक्शन इनमें जो होती है, तो उसके आधार पे ही पूरी सिस्टम बनी हुई है। और उसके एक्शन रिएक्शन के आधार पे ही जो एनवायरमेंटल चेंजेस हमें दिखते हैं वो होते हैं। जैसे कि 3 सीजन्स हम ले ले तो 3 सीजन में देखो, रेनी सीजन आता है, विंटर आता है और फिर समर आता है। तो ये किस आधार पे आता है? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ प्लैनेट देयर इज अ चेंजेस इन द एनवायरमेंट, उसके वजह से ये सीजन्स आते हैं। जैसे कि रवि जो है, सूर्य भ्रमण करते हुए यदि मेष राशि में जब वो आता है तो जो हमारा समर सीजन है वो शुरू होता है। फिर भ्रमण करते करते जब वो कर्क राशि में आता है तो हमारा जो रेनी सीजन है वो शुरू हो जाता है। भ्रमण करते करते वो तुला और वृश्चिक राशि में जब आता है तो जो विंटर सीजन है वो शुरू होता है। इस प्रकार से प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पे, रोटेशन के आधार पे हमारे जो सीजन्स है वो देखने में आते हैं। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी ये जो प्लैनेट्स का रोटेशंस है उसका भी असर दिखता है। यदि आप कीनली ऑब्जर्व करें कि सनराइज से लेके तो सनसेट तक यदि आपकी एनर्जी लेवल आप देखें तो जैसे सनराइज होता है हमें फ्रेश लगता है, हमारी एनर्जी बढ़ते बढ़ते दोपहर में 1-2 बजे तक एट दी पीक लेवल हम रहते हैं। उसके बाद में हमारी एनर्जी लेवल थोड़ी थोड़ी कम होते होते रात में हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। तो इट इज रिलेटेड टू द सन, रोटेशन ऑफ द सन। फिर दूसरा मेडिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो सन से जो एब्सॉर्ब करने के बाद में हमारे बॉडी में जो डी विटामिन है, सनरेज से हमारी बॉडी उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है डी विटामिन में। एंड डी विटामिन इट यूजफुल टू यूटिलाइज और टू कन्वर्ट द वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी। तो इस प्रकार से ये प्लैनेट्स का हमारे जीवन के ऊपर असर होता है। यदि हम कीनली ऑब्जर्व करें तो आपको वो नजर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में लगभग 9 चरण की एक राशि होती है। तो दिस इज द वेरी, यदि आप उसको डीप में जाए
तो ये बहुत ही गहन शास्त्र है, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, और जो फलित ज्योतिष का जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर ये सब चीजों में मास्टरी आने के बाद में फिर फलित ज्योतिष जो है उसमें आप अच्छे से आपकी प्रगति होती है। और फलित ज्योतिष के आधार पे ही जो ज्योतिषी है वो आपको बता सकता है कि आपका लाइफ एजेंडा क्या है और क्या नहीं, आप क्या करने वाले हो, किस प्रकार से करने वाले हो, कैसा करने वाले हो। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है कि जब ज्योतिष शास्त्र को इंस्टेड ऑफ ज्योतिष हम उसको भविष्य शास्त्र उसको हमने बना दिया है। तो भविष्य शास्त्र बनाने की वजह से क्या हो गया है कि ज्योतिष शास्त्र को हम एज अ प्रेडिक्टिव टूल यूज करते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं ये करूंगा तो कैसा होगा, मैं करूं कि नहीं करूं। सो ये प्रेडिक्टिव टूल नहीं है, इट इज अ डिसीजन मेकिंग टूल। यदि हम उसको डिसीजन मेकिंग टूल करके ले ले तो ये इतना आपको सपोर्ट करता है, ये आपका जो आप जो बने हुए हैं, आपकी जो फ्रेमवर्क बनी है वो जानने में आपको वो सहायता करता है। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपके अंदर जो यूनिकनेस है, ये यूनिकनेस क्या है, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपके लिए क्या क्या कॉम्पिटिबल्स है। तो हम देखें कि हमारा जीवन डिसीजन के आधार पे भरा हुआ है। जो अच्छा सा डिसीजन लेगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छे से मिलेगा। बहुत सारे अभी आप लोगों में देखो कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, किसको लगता है, अभी स्टूडेंट को ले लो, स्टूडेंट को स्पेशलाइजेशन में कंफ्यूजन है, किसी को लगता है मैं फाइनेंस लूँ, मार्केटिंग लूँ, एचआर लूँ, ऑपरेशन लूँ या सिस्टम लूँ, या कौन सा स्पेशलाइजेशन मेरे लिए अच्छा है। तो आपके अंदर में जो कोर कॉम्पिटेंसी जो है आपकी, वो जानने के लिए इट इज वेरी गुड साइंस। बाद में जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वो ऑप्शंस में से सबसे कॉम्पिटिबल ऑप्शंस आपके लिए कौन सा है वो आपको ज्योतिष बताता है। फिर जो आप करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से करें उसको, उसके भीतर में क्या क्या डिसीजंस आएंगे, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, वो ऑप्शंस में से कौन सा कॉम्पिटिबल ऑप्शंस है आपके लिए कि जो अच्छा रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन, हमारा जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें जो डिसीजंस है, वो डिसीजंस में जो हमारे पास जो अलग अलग ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस हाईली सुटेबल हमारे लिए है, हाईली कॉम्पेटिबल हमारे लिए है, वो जानने के लिए एक्चुअल में ज्योतिष का यूज होना चाहिए। और इस प्रकार से उसका यदि यूज हुआ तो फिर जाके हमें उसके अच्छे रिजल्ट नजर में आते हैं। एक सवाल आता है ज्योतिष और कर्म। तो प्राइमरी लेवल पे देखा जाए तो कर्म यदि हम माने तो ज्योतिष हो नहीं सकता, क्योंकि ज्योतिष में यदि एखादे ज्योतिषी ने बता दिया कि आपके जीवन में आप ये बनने वाले हो और ये करने वाले हो, तो फिर क्या, वो तो होना ही है और वो तो करना ही है, फिर ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, फिर सिर्फ बैठ जाओ आप और जो होगा वो होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो कर्म के सिद्धांत को छेद, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज्योतिष के वजह से छेद होता है, तो वो ऐसा नहीं है। ये लेवल को आपको समझने के लिए शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा, और तब जाके धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के आधार पे आपको समझ में आएगा। यदि हम भगवत गीता देखें, सांख्य योग जो दूसरा योग है, उसमें श्लोक नंबर 30, 31 से लेके 35 तक आप यदि उसको कीनली उसको एनालाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो कर्म तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन कर्म के साथ साथ में जो ऑप्शंस है, जो चॉइस है, जो आप चूज कर रहे हो, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ज्योतिष आपको कर्म करने के लिए नहीं रोकता है, ज्योतिष बताता है कि ऑप्शन क्या है, आपका लाइफ एजेंडा क्या है, और वो लाइफ एजेंडा के हिसाब से आपकी क्या कॉम्पेटिबिलिटी है, आपकी क्या यूनिकनेस है, क्या ट्रेड्स आप में है, और वो ट्रेड्स के आधार पे किस प्रकार से आप अपना जो लक्ष्य है वो अच्छे से आप पा सकते हो। तो इस प्रकार से कर्म योग और ज्योतिष ये शुरुआती
गति लेवल में हमें जो भिन्न भिन्न नजर आते हैं, यदि हम उसको अच्छे से समझे तो बाद में हमें समझ में आता है कि वो एक ही है। क्योंकि देखो, कर्म की गति जानना बहुत ही कठिन कार्य होता है। शास्त्र भी कहते हैं गहन कर्मणो गति। इसका मतलब क्या है कि जो कर्म है उसकी गति बहुत ही गहन है और इसलिए उसको जानना बहुत ही कठिन है। तो ज्योतिष शास्त्र वो कर्म की गति जानने के लिए सहायक होता है, उसका वो यूज है। और इस प्रकार से कर्म और ज्योतिष एक that is the part of, we can say it is the two sides of one coin। इस प्रकार से यदि आप डीप लेवल में जाए तो आपको नजर आएंगे और वो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ज्योतिष, ना कि कर्म न करने के लिए। क्योंकि कर्म करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करता है, जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस आपको दिखाता है। इट इज नॉट द प्रेडिक्टिव टूल, इट इज द डिसीजन मेकिंग टूल। जो ऑप्शंस है, क्या चूज करें, कौन से ऑप्शंस अच्छे हैं, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नेक्स्ट लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस प्रकार से पूरा जानने का आपको मौका ज्योतिष के आधार पे मिलता है और ज्योतिष इसमें आपकी बहुत अच्छी तरीके से सहायता करता है।